हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपिरेशन को। इन पार्ट 1 हमने किया था ट्रांसपिरेशन क्या होता है, किसके थ्रू होता है, मीन्स टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। फिर हमने स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। स्टोमेटा के टाइप्स क्या हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनका लीव्स पे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके बेसिस पे उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ स्टोमेटा। रोल ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या रोल प्ले करते हैं, इन स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट क्यों है प्लांट को या लीव्स को। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रोल है या जो फंक्शन है स्टोमेटा का, वो क्या है? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मीन्स जब फोटोसिंथेसिस होती है या रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, तब क्या होना होता है? CO2 को वो क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, है ना। ऐसे होता है। रेस्पिरेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस टाइम पर जो CO2 और जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो भी ट्रांसफ़र होना है इनसाइड और आउटसाइड, जो भी एक्सचेंज होना है, वहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा? स्टोमेटा। वो जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? इन स्टोमेटा, इन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू। क्लियर। सेकंड जो फंक्शन है इसका, जो इम्पॉर्टेंट रोल है स्टोमेटा का, वो है ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर हम ट्रांसपिरेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसपिरेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, मेनली 3 टाइप्स हमने स्टडी किए थे। फर्स्ट हमने जो किया था वो था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जब वाटर का लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द स्टोमेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो जो मैक्सिमम अराउंड 90% जो वाटर का लॉस होगा वो किसके थ्रू होगा? इन स्टोमेटास के थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। ओके। नेक्स्ट जो इसका रोल है वो है, जब आपके जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ पर भी ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा। एक थ्योरी आएगी, आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा एसेंट ऑफ सैप, वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि जो स्टोमेटा है वो कैसे हेल्प करते हैं। फुल डिटेल में है ये, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट हम इसमें बोल सकते हैं कि जो मिनरल्स को, जब प्लांट्स अपने रूट्स की हेल्प से मिनरल्स को सोइल से लेते हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ पर क्या होगा? आपके स्टोमेटा जो है वो भी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्लियर। ये तो थे रोल ऑफ स्टोमेटा कि जो स्टोमेटा है वो क्या रोल प्ले करता है। आई थिंक रोल जो है सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट जो था वो था गैसेस के एक्सचेंज में, CO2 एंड O2 के एक्सचेंज में कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के टाइम पे। क्लियर। सेकंड हमने बताया कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वहाँ पर भी स्टोमेटा हेल्प करते हैं। इम्पॉर्टेंट जो रोल है स्टोमेटा का वो है ट्रांसपिरेशन में, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर एक थ्योरी आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा एसेंट ऑफ सैप, वहाँ पर भी स्टोमेटा अपना रोल प्ले करेंगे। मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, वहाँ पर भी स्टोमेटा हेल्प करते हैं। चलिए अब हम स्टडी करते हैं स्टोमेटल मूवमेंट, कि जो स्टोमेटल मूवमेंट्स हैं वो कैसे होती हैं। स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट का यहाँ पर मीन्स क्या है? इट मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा कैसे ओपन होंगे और कैसे वो क्लोज होंगे, यहाँ पर स्टोमेटल मूवमेंट में हम यही डिस्कस करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करें। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं जो आपके इन स्टोमेटल मूवमेंट को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। पहले हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। फिर हम इसका कंप्लीट जो मैकेनिज्म है, जो थ्योरीज डिस्कस की गई हैं, 1 बाय 1 हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके। चलिए फैक्टर्स करते हैं। जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमेशा रहेगा CO2। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। ओके। जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट करेगी स्टोमेटल मूवमेंट को? देखिए, जब कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की लीफ में, अब 2 कंडीशंस रहेंगी। लीफ है हमारी, वही करती है यूटिलाइज CO2 को। अगर वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई है,
कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि जब हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे वहां पर ये पॉइंट्स जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। तो आपको पता चल गया, अगर CO2 की कंसंट्रेशन हाई है तो उस केस में स्टोमेटा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है CO2 की वो क्या है, लो है, तो उस केस में क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। क्लियर है? तो मीन्स जब लो कंसंट्रेशन होगी CO2 की तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। लेकिन अगर CO2 हाई कंसंट्रेशन में वहां पर प्रेजेंट है लीफ में, तो आपके स्टोमेटा जो है प्लांट के वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड, जो मेन फैक्टर है वो है लाइट। लाइट की प्रेजेंस के बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। क्लियर? तो लाइट कैसे अफेक्ट करेगी, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक लीफ है आपके पास, उसको आपने क्या किया, डार्क में प्लेस कर दिया। ठीक है, डार्क में जब आप लीफ को प्लेस करते हैं तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या किया, अब स्टोमेटा जो है वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। ठीक है, जब आपने लीफ को डार्क में प्लेस किया तो स्टोमेटा क्या है, क्लोज हो गए। लेकिन अब आपने क्या किया, थोड़ी सी उसको लाइट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जैसे ही आप उसको लाइट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, थोड़े से टाइम के बाद जो स्टोमेटा क्लोज थे वो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्लियर? मीन्स अगर वो डार्क में है, एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो स्टोमेटा क्लोज है। लेकिन जैसे ही लाइट आप उसको प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप थोड़े से इंटरवल के लिए लाइट उसको प्रोवाइड कर दीजिए, तो भी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद क्या है, थर्ड हम फैक्टर करेंगे। हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ओके, अब देखिए टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर, अब आप क्या कीजिए, टेम्परेचर को हाई कर दीजिए। अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई या बहुत ही लो है, ठीक है, तब उसका स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे में स्टोमेटल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। चलिए इसको करते हैं डिटेल में। अगर हमने टेम्परेचर को सेट किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम कर दिया, उस लोअर टेम्परेचर पे अगर आपका प्लांट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज रहेगा। क्लियर? अगर बहुत ही लोअर टेम्परेचर है, 0 डिग्री या फिर उससे भी लो, ठीक है, तो प्लांट के जो स्टोमेटा है, लीफ के जो स्टोमेटा, वो क्या होंगे, क्लोज कंडीशन में। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, टेम्परेचर को धीरे धीरे से बढ़ाया, राइज किया टेम्परेचर को, तो स्टोमेटा क्या हुए, ओपन होना स्टार्ट हो गए। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। अगर उसके बाद टेम्परेचर बहुत हाई है, मान लीजिए 30 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया, 30 तक था तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर 30 से ज्यादा वो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो लीफ है वो स्टोमेटा को क्या कर लेंगी, क्लोज कर देंगी। क्योंकि अब वो ज्यादा वाटर को वेपर की फॉर्म में लूज नहीं करेंगे ना अपनी बॉडी से, है ना, इसलिए वो क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगी अगर टेम्परेचर हमने 30 डिग्री से भी हाई कर दिया। क्लियर है? अगर टेम्परेचर बहुत ही लोअर कंडीशंस में है या बहुत ही हाई कंडीशंस में है, ठीक है, तब उस केस में, दोनों केस में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज रहेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे टेम्परेचर को राइज कर रहे हो फ्रॉम 0 डिग्री अप टू 30, तो आपके स्टोमेटा क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। अदरवाइज इससे हाई टेम्परेचर हो गया तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारा वाटर डेफिशिएंसी। वाटर डेफिशिएंसी में क्या होगा, अगर प्लांट है हमारे पास, ऑलरेडी उनके पास वाटर ही नहीं है, वाटर की डेफिशिएंसी है, ठीक है, उस कंडीशंस में वो क्या करेंगे, ये उनकी एबिलिटी है प्लांट्स की कि वो अपने स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ताकि और वाटर का वहां से लॉस ना हो। इसलिए वो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशंस में स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स ऑफ पीएच।
जो पीएच है वो कैसे अफेक्ट करेगी स्टोमेटल मूवमेंट को। देखो, अगर आप पीएच को हाई कर देते हो, बस आपको जो याद रखना है वो इतना ही याद रखना है, बाकी सारा का सारा डिटेल में आएगा हमारा जब हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। अगर आपने पीएच को हाई किया, उस केस में स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये होंगे कैसे, ये फुल मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, कुछ एक बुक्स में आपको ये मिलेगा हार्मोनल रेगुलेशन। ये एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये कैसे अफेक्ट करता है। एक हार्मोन है ABA, एब्सिसिक एसिड। ये वो हार्मोन है जो क्या करता है, स्टोमेटल अपर्चर्स को क्लोज कर देता है। लेकिन ये किस फिनोमिना को या किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। क्या रोल प्ले करता है, कैसे वो क्लोजिंग में हेल्प करता है, बस हम क्या करते हैं, इस हार्मोन को यूज कर लेते हैं और वो क्या करेंगे, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करेंगे। क्लियर? आई थिंक फैक्टर्स सबको क्लियर हो गए होंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को। सेकेंड, हमने लाइट के इफेक्ट को स्टडी किया। थर्ड, टेम्परेचर, वाटर डेफिशिएंसी, रिस्पॉन्स ऑफ पीएच एंड हार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड को हमने स्टडी किया है। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म किसका होगा, स्टोमेटल मूवमेंट का। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म जब हम स्टडी करेंगे उस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आपकी दी हुई होंगी। काफ़ी सारी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो हैं, फर्स्ट जो थ्योरी है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये जो थ्योरी थी इसको भी बाद में अडॉप्ट नहीं किया गया, सायरे ने दी थी ये थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया। उसके बाद जो सेकंड हमारी हाइपोथेसिस आई थी वो आई थी स्टीवर्ट्स, ठीक है। ये स्टीवर्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ पॉइंट्स देकर स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया था और इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्लेस की थी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो मेन जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है लेविट ने दी थी। लेविट ने 1974 में, और उनकी थ्योरी को जाना जाता है पोटेशियम आयन या पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी और एंड हार्मोनल रेगुलेशन के नाम से, हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन थ्योरीज को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसमें क्या होगा, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ठीक है। इस थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा जो है किन कंडीशंस में ओपन होंगे, किन कंडीशंस में वो क्लोज होंगे। देखिए नाम से आप ध्यान रखिए, स्टार्च शुगर में स्टार्च का भी रोल होगा इस थ्योरी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, और शुगर का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा जब स्टोमेटा ओपन होंगे क्लोज होंगे। थ्योरी के नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर दो चीज़ें तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी, एक होगा स्टार्च मॉलिक्यूल, एक होगा शुगर मॉलिक्यूल। अब बस हमें ये देखना है कि ये कैसे अपना रोल प्ले करेंगे इस थ्योरी में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो ये वाली थ्योरी है हमारी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ये सबसे पहले लॉयड सायरे एंड लॉफील्ड, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे इस थ्योरी के फेवर में। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो स्टार्च कंटेंट है गार्ड सेल्स का, अब आपको सब क्लियर है गार्ड सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। उसका जो स्टार्च कंटेंट है वो अगर डार्क कंडीशंस हैं उनमें तो क्या होगा, बहुत हाई होगा। लेकिन अगर लाइट की कंडीशंस में है तो स्टार्च कंटेंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। लेकिन ये तो था गार्ड सेल, लेकिन अगर हम मीजोफिल सेल्स की बात करें तो वहां पर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा।
हाई स्टार्च कंटेंट कब होगा? लाइट में। लाइट में क्या होगा? हाई स्टार्च कंटेंट। लेकिन अगर डार्क कंडीशंस हैं तो वहां पर स्टार्च कंटेंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्लियर? इन साइंटिस्ट ने जो फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वो ये किया था गार्ड सेल्स और मेसोफिल सेल्स के रिलेशन में। एक तो जो गार्ड सेल्स हैं उसमें स्टार्च कंटेंट हाई देखने को मिला, किन कंडीशंस में? डार्क में। लेकिन अगर उसको लाइट प्रोवाइड करें तो वहां पर स्टार्च कंडीशन, जो स्टार्च की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट जो मीजोफिल सेल्स हैं, अगर वो लाइट में है तो वहां पर जो स्टार्च का कंटेंट होगा वो क्या होगा? हाई होगा। लेकिन डार्क कंडीशंस में जो स्टार्च का कंटेंट है वो क्या होगा? लो होगा। सेकंड, फिर जो सायरे थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? फर्दर कुछ और चेंजेस किए, कुछ और नोटिस किया रिगार्डिंग पीएच। ठीक है, इन्होंने बताया, ऑब्जर्व किया कि जो गार्ड सेल्स हैं उनकी जो पीएच है वो क्या है? हाई है। जो कि क्या, किस चीज में फेवर करेगी? फेवर करेगी इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अगर पीएच लो है तो इसका अपोजिट कर दीजिए, अगर लो है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो उन्होंने स्टार्च कंटेंट से रिलेटेड दिया, गार्ड सेल एंड मीजोफिल सेल्स को कंपेयर करके। सेकेंड पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया पीएच के रिगार्डिंग। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गार्ड सेल्स हैं अगर उनकी उनकी पीएच जो है वो अगर हाई है तो वो किसको फेवर करेंगे? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन अगर पीएच जो है गार्ड सेल्स की अगर वो लो हो गई तो वहां पर क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट जो पॉइंट था, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने नोटिस किया और यहाँ पर डिस्कस भी किया उन्होंने इस पॉइंट को। उन्होंने बोला कि जो जब हम प्लांट को ट्रांसफर करते हैं या फिर डार्क टू लाइट अगर हम उसको ट्रांसफर करेंगे, कंडीशंस को चेंज कर दें, पहले प्लांट के पास डार्क कंडीशंस थी, फिर लाइट कंडीशंस आ गई, एकदम से चेंज कर दिया ना, तो उस कंडीशंस में, उस फेज में क्या होता है, जो पीएच है वो 2 यूनिट्स एनहेंस हो जाती है। ठीक है, अगर पहले पीएच 4 है तो हमें फर्दर जैसे उसको लाइट में ट्रांसफर करेंगे तो वो 6 शो होगी। ठीक है, 2 यूनिट्स उसकी क्या हो जाएंगी? एनहेंस हो जाएंगी, अगर हम एकदम से फेज को चेंज कर देंगे। क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उन्होंने नोटिस किए थे, ऑब्जर्व किए थे इस थ्योरी के रिगार्डिंग इन साइंटिस्ट ने, वो ये थे तीनों फैक्टर्स। आई थिंक सबको क्लियर हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म में देखिए हम दोनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे। फर्स्ट जो है लाइट कंडीशंस और सेकंड आ जाएगा डार्क में। ठीक है, लाइट में कैसे होगा और डार्क में कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं। लाइट में क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर लाइट की कंडीशन है मींस प्लांट क्या परफॉर्म करेंगे? लीफ क्या परफॉर्म करेगी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आपको पता है जब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड अगर प्रिपेयर करेगी तो वो CO2 को क्या करेगी? कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। CO2 को जैसे ही वो कंज्यूम करेगी, जो ग्रीन लीव्स हैं वही करेंगी ना, वही फोटोसिंथेसिस करती हैं, वही फूड को प्रिपेयर करती हैं, CO2 को कंज्यूम करना स्टार्ट किया। अब इस प्रोसेस से क्या होगा कि वो और CO2 को लेना स्टार्ट कर देंगी, कहाँ से? सराउंडिंग से। क्लियर? CO2 को लेना स्टार्ट कर दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा? जो लेवल है CO2 का, जो लेवल है CO2 का, जितने भी सब स्टोमेटल कैविटी है वहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? कहाँ पर? जितने भी सब स्टोमेटल कैविटीज हैं वहां पर इसका लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? CO2 को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस चल रही है, कहाँ पर? ग्रीन लीव्स में चल रही है ना। तो जो सराउंडिंग की CO2 है वहां से लेंगे CO2 को, वहीं से कंज्यूम करेंगे, तो जो लेवल होगा CO2 का सब स्टोमेटल कैविटीज में वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर CO2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो पीएच क्या होगी गार्ड सेल्स की? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पीएच इंक्रीज हो गई। जैसे ही पीएच जो है गार्ड सेल्स की इंक्रीज होगी
तो अब ये क्या करेगी, ये फेवर करेगी किसको, एक एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है, वो एंजाइम कौन सा होगा, फोस्फोराइलेज। ठीक है, जैसे ही पीएच गार्ड सेल्स की इंक्रीज हुई, उसने क्या किया, इस एंजाइम की एक्टिविटी को फेवर किया। किस एंजाइम की एक्टिविटी को, फोस्फोराइलेज एंजाइम की एक्टिविटी को। और ये जो फोस्फोराइलेज एंजाइम है, ये क्या करता है, स्टार्च को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है, इसने क्या किया, स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर दिया, किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। क्लियर। अब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो क्या है, सॉल्युबल है वाटर में। ये भी आप लोगों को पता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। डिजोल्व हो जाएगा किसमें, सेल सेप में। जो गार्ड सेल्स की जो सेल सेप है उसमें क्या हो जाएगा, ये सेल सेप में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, डिजोल्व हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही गार्ड सेल की सेल सेप में ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट डिसॉल्व होगा, इमीडिएटली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल सेप का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओपी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, उससे जो डीपीडी होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एज कंपेयर टू सराउंडिंग सेल्स। जैसे ये इंक्रीज होगा, ठीक है, वाटर क्या करेगा, अब वाटर की मूवमेंट कैसे होनी स्टार्ट हो जाएगी, नेबरिंग सेल से गार्ड सेल्स में वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी नेबरिंग सेल्स हैं, नेबरिंग सेल से वाटर कहाँ आएगा, गार्ड सेल्स में। ठीक है, इनटू ये मूवमेंट होगी वाटर की। क्लियर। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ जो डीपीडी है वो भी इंक्रीज हो गया। जैसे ही ये इंक्रीज हुआ तो जो वाटर की मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगी, नेबरिंग सेल से गार्ड सेल्स में। तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, अब उसमें वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है, तो फाइनली वो कैसी हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। यस, वो कैसी हो गई, टर्जिड हो गई है। जैसे ही वो टर्जिड होंगी, फाइनली वो क्या कर जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी। जैसे ही वो स्वेल होंगी, आपके जो स्टोमेटा होंगे वहां पर वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्लियर है, लाइट में कैसे कैसे मूवमेंट हुई है स्टोमेटा की, वो कैसे ओपन हुए हैं। अब आपको ये पता चल गया ना कि लाइट कंडीशंस अगर आप प्रोवाइड करोगे तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। क्लियर है। अब सेम फेज हम डिस्कस करेंगे डार्क कंडीशंस का, कि डार्क में ऐसा क्या हुआ, डार्क में क्या करेगा स्टोमेटा, अपनी कैसी मूवमेंट शो करेगा, ओपन होगा या क्लोज होगा। अब इतना क्लियर हो गया है कि लाइट में अगर ओपन हो रहा है तो डार्क कंडीशंस में क्या होगा, क्लोजिंग को फेवर करेगा, है ना। लेकिन अब हमें देखना है कि वो कैसे फॉलो करेगा डार्क में। ये सबको क्लियर है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क फेज को। ठीक है, अब इतना तो आपको पता है कि लाइट में CO2 को उसने क्या किया है, कंज्यूम किया है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर अपोजिट रहेगा, डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो मीन्स यहाँ पर CO2 क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इतना सभी को बेसिक क्लियर है। अब आगे स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म देखिए कैसे वो करेंगी इन डार्क कंडीशंस। ठीक है, CO2 क्या हुई, एक्यूमुलेट हो गई, एक्यूमुलेट। ठीक है, CO2 एक्यूमुलेट होगी तो जो pH होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर pH जो है वो डिक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है ना। CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, एसिडिटी जो थी गार्ड सेल्स की, हमने वहां पर भी गार्ड सेल्स की एसिडिटी की बात की थी, यहाँ पर भी जो एसिडिटी होगी गार्ड सेल्स की वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है ना। और अगर ये जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो पीएच क्या रहेगी सेल सेप की, वो डिक्रीज हो जाएगी। जो है सेल सेप की वो क्या हो गई,
डिक्रीज हो गई। यहाँ तक क्लियर है? गार्ड सेल्स की एसिडिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी। वो इंक्रीज हुए तो उसकी वजह से जो सेल सेप की पीएच है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब पीएच लो है, ठीक है। लो पीएच क्या करेगी? अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फेवर करेगी वो किसी ना किसी चीज का। तो यहाँ पर जो लो पीएच है वो किस चीज को फेवर करेगी? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो वहां पर बना था, सिंथेसाइज हुआ था ना, यहाँ पर वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। ठीक है, यहाँ पर स्टार्च की सिंथेसिस होगी, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, जो हमने लाइट फेज में स्टडी किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जब लो पीएच हुई तो उन्होंने क्या किया? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया स्टार्च में। अब आपको पता है कि जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या हैं? डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, है ना, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे ना। उसके बाद क्या होगा? सोल्यूबल शुगर जो है सेल सेप से वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूबल शुगर जो है कहाँ से? इतनी भी सोल्यूबल शुगर है वो क्या हो गई? एग्जिट ले लेगी वहां से। कहाँ से? सेल सेप से। ठीक है, बाहर जाना स्टार्ट कर देगी और किस में कन्वर्ट होती जाएगी? कन्वर्जन इनटू इनसोल्यूबल स्टार्च। ठीक है, अब क्या हो गया? अब उसने कन्वर्ट कर दिया अपने आप को इनसॉल्युबल स्टार्च में। ठीक है, फिर उसके बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा सेल सेप का? यस, डिक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो डीपीडी भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, डीपीडी ग्रेडियंट भी डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे। ठीक है, और स्टोमेटा के जो पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। वहां पर क्या हुई थी? लाइट कंडीशंस में गार्ड सेल्स स्वेल कर गई थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा वाटर आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जस्ट उसका अपोजिट है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? गार्ड सेल्स जो है फ्लैसिड हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया है, उसके रिटर्न में डीपीडी भी कम हो गया है ना, ये सब डिक्रीज हो गया। इन कंडीशंस ने क्या फेवर किया है कि जो गार्ड सेल्स हैं उनको फ्लैसिड कर दिया। फ्लैसिड होते ही जो स्टोमेटा थे वो क्या हो गए? क्लोज हो गए। क्लियर है? ये था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस लाइट कंडीशंस में कैसे होंगी और डार्क कंडीशंस में कैसे होंगी। आई थिंक ये वाली थ्योरी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सभी को क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी पर जाने से पहले फर्स्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, तभी तो सेकेंड थ्योरी बनी। नए साइंटिस्ट आए, स्टीवर्ड आए, उन्होंने क्या किया? जो स्टीवर्ड थे उन्होंने जो स्टार्च शुगर जो हाइपोथेसिस थी उसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया। अब उनके पॉइंट्स जो थे क्रिटिसाइज करने के वो भी करेक्ट थे। वो पॉइंट्स क्या थे? उन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं कि वो लाइट में वो सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन डार्क में वो दोबारा से स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, वो जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज जो होते हैं उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। उसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का कोई रोल नहीं है। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, फर्दर जो क्लोजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस किया गया था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में, उसमें बोला गया कि डायरेक्टली उसी का रिवर्स कर दिया था, लाइट वाले मैकेनिज्म को डार्क में रिवर्स करके बताया गया था। लेकिन जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की उसको हमेशा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा स्टीवर्ड ने बताया कि एटीपी के बिना जो स्टोमेटा है वो अपने आप को क्लोज कर ही नहीं सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो थे वो इनफ थे किस चीज के लिए? जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस थी जो सायरे ने दी थी उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टीवर्ड्स हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस में क्या होगा? चलिए अब आ जाइए सेकंड हाइपोथेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा जो हमने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में किया था, बस इसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है स्कीम को।
ये जो थ्योरी थी, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये 1964 में किसने दिया था? स्टीवर्ड ने दिया था। ठीक है, इसीलिए इस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। इसमें उन्होंने वही सेम दो कंडीशंस रखी। एक कंडीशन रखी लाइट और सेकंड कंडीशन वही सेम डार्क। ओके, अब पहले लाइट को डिस्कस कर लेते हैं और फिर डार्क मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि डार्क में कैसे होगा, स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा। चलिए पहले लाइट में देखते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है ये हमने वहां भी डिस्कस किया था कि लाइट के प्रेजेंस में जो ग्रीन लीव्स हैं वो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं, CO2 को कंज्यूम करेंगी। जितना भी रेस्पिरेटरी CO2 होगा उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगी। इंटरसेलुलर स्पेसेस में जितना भी CO2 प्रेजेंट है सबको कंज्यूम कर लेंगी। उसकी वजह से CO2 को क्या किया है? कंज्यूम किया है। CO2 को कंज्यूम कर लिया तो जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, सेल सेप की, ये चीजें ध्यान रखना कहाँ पर गार्ड सेल यूज होगा, कहाँ पर सेल सेप यूज होगा। तो जितनी भी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है सेल सेप की वो क्या हो जाएगी? लो। क्या हो गई? लो हो गई। ठीक है, जिससे पीएच जो है गार्ड सेल की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखो CO2 को क्या किया है? कंज्यूम किया है। जितने भी इंटरसेलुलर स्पेसेस में CO2 थे सबको वो क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। यूटिलाइज करने के बाद जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? सेल सेप की, वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। अब इसकी वजह से जो पीएच होगी गार्ड सेल्स की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पीएच इंक्रीज हो गई। अब जो हाई पीएच है वो क्या करेगी? वही सेम रोल है जो हमने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में किया था। यहाँ पर जो हाई पीएच है वो क्या करेगी? वही सेम कंडीशंस को फेवर करेगी। किसके लिए? एक एंजाइम है फॉस्फोराइलेज, है ना, फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करता है उसकी एक्टिविटी को ये फेवर करेंगे। अब फॉस्फोराइलेज का क्या काम था? स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, है ना। स्टार्च का जो ब्रेक डाउन होगा वो किस में होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में होगा। ठीक है, और ये कितनी पीएच पे हुआ है? अराउंड 7 पीएच। ठीक है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। स्टार्च हाइड्रोलाइज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये कंडीशंस ऐसी बन गई कि उन्होंने क्या किया? इसकी एक्टिविटी को फेवर किया है। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होगा? अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो देखना। यहाँ पर एक एंजाइम आएगा फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फेट भी है यहाँ पर, ग्लूकोज भी है यहाँ पर, है ना। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन का एक एंजाइम आएगा फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली किस में? ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में। और यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो क्या आएगा? फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम ने क्या किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज और फॉस्फेट में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो ग्लूकोज और फॉस्फेट्स हैं वो दोनों क्या हैं? अब वो डिसॉल्व हो सकते हैं, है ना। दोनों के दोनों क्या होंगे? मीडियम में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही वो डिसॉल्व होंगे तो जो सेल सेप है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेल सेप की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? यस, इंक्रीज हो जाएगी वो। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसका? गार्ड सेल्स का। जैसे वो इंक्रीज होगा वो क्या करेगा? डीपीडीबी को इंक्रीज कर देगा। डीपीडीबी इंक्रीज हो गया तो वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? सराउंडिंग सेल से गार्ड सेल्स में वाटर की मूवमेंट होगी। कहाँ से? जितनी भी सराउंडिंग सेल्स हैं वहां से कहाँ जाएगा? गार्ड सेल्स में। अब देखो इतना सारा वाटर गार्ड सेल के अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो गार्ड सेल्स क्या कर जाएंगी? फाइनली वो स्वेल कर जाएंगी। ठीक है, स्वेल कर जाएंगी। और जैसे ही वो स्वेल करेंगी, टर्जिड हो जाएंगी, तो स्टोमेटा पोर्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। ठीक है,
सेम वही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना था ना, यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। फिर फाइनली ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में और फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। जो ग्लूकोज और फॉस्फेट है अब इंडिविजुअली वो क्या है, मीडियम के अंदर इजिली डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्युबल है वो। जैसे ही वो डिजोल्व होंगे तो जो सेल सेप है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। डीपीटी भी इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली वाटर जो है गार्ड सेल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। गार्ड सेल्स जो है बहुत क्या हो जाएंगी, टर्जिट हो जाएंगी, फाइनली स्वेल करेंगी, और जैसे ही वो स्वेल करेंगी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्लियर है। बस ये एंजाइम्स जो 3 स्टेप्स हैं वो डिफर करती हैं स्टीवर्ट्स की हाइपोथेसिस में, जब हम अगर उसको कंपेयर करें स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ठीक है, जो सायरे ने दी थी। अब सेकंड हम डार्क को भी देख लेते हैं कि डार्क में कैसे कैसे हुआ। ये तो था लाइट का, अब डार्क में करते हैं। इन डार्क कंडीशंस में वही सेम रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्रीन लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करेंगी, ठीक है। मीन CO2 क्या होगा, जो लेवल है रेस्पिरेटरी CO2 का वो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्यूमुलेशन कोई कंजप्शन नहीं हो रही है, सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है। तो लेवल जो है CO2 का वो इंक्रीज हो गया। जैसे ही लेवल इंक्रीज होगा, जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स की जो pH है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसी का रिवर्स कर दीजिए, जो लाइट में था वो डार्क में रिवर्स हो जाएगा। गार्ड सेल्स की pH क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे ही pH डिक्रीज हुई तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। वहां पर ब्रेक डाउन हुआ था ना लाइट में ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसी का ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज एंड फॉस्फेट में। यहाँ पर जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, ये सारा का सारा किसकी प्रेजेंस में होगा, एटीपी मॉलिक्यूल की हेल्प से। और हेक्सोकाइनेज यहाँ पर जो एंजाइम है वो रोल प्ले करेगा, ठीक है। एटीपी यहाँ पर हेल्प करेगा। अब देखो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। अब इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल को फाइनली किस में कन्वर्ट होना है, स्टार्च में होना है ना। तो स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पर रोल प्ले करेगा वो कौन सा होगा, फोस्फोराइलेज, ठीक है। ये वो एंजाइम है जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। अब स्टार्च की सिंथेसिस हो गई, ठीक है। सेल सेप क्या करेगा, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ओपी होगा सेल सेप का वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डीपीडी भी क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर को लॉस कर देंगे, वाटर का लॉस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब वाटर का लॉस होगा, कहाँ चला गया वाटर, सराउंडिंग सेल्स में चला गया, है ना। अब वहां पर जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड्स हो जाएंगी, फ्लैसिड, ठीक है। गार्ड सेल क्या होगी, फ्लैसिड होगी। और फाइनली जो स्टोमेटा होंगे, पोर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। बस आपको उसका रिवर्स करना है। आई थिंक ये दोनों जो हाइपोथेसिस हैं, सायरे एंड स्टीवर्ट्स हाइपोथेसिस, ये सबको क्लियर हो गई है। अब आप एक बात और ध्यान रखिए कि जब हमारी जो मेन जो इम्पोर्टेंट पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन वाली थ्योरी आएगी, जो वो कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी तो तभी आएगा जब उसने भी तो स्टीवर्ट्स जो हाइपोथेसिस है उसको क्रिटिसाइज किया होगा, है ना। इस थ्योरी को अभी फर्दर साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। अब वो जो क्रिटिसाइज किया गया वो किस बेस पे किया गया वो भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, वो क्रिटिसाइज क्यों की गई थी, कुछ एक ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे। एक तो ये कि जो स्टार्च शुगर है वो बहुत ही स्लो कन्वर्जन प्रोसेस है, बहुत ही स्लोली सारी चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे CO2 को कंज्यूम किया जा रहा है, pH के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, फिर सारा का सारा जो भी एंजाइम्स हैं उनका रोल दिखाया जा रहा है, फिर कहीं पर ग्लूकोज की सिंथेसिस है, फिर उसका स्टार्च का ब्रेक डाउन है। तो ये बहुत स्लो कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन है, ये स्लो प्रोसेस है। जबकि जो स्टोमेटा की जो हमने मूवमेंट स्टडी की है वो क्या होती है, रैपिड होता है,
ठीक है। स्टोमेटल जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो क्या है, एक रैपिड मूवमेंट है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। फिर सेकंड जो पॉइंट था जिसके बेस पे क्रिटिसाइज किया गया था वो ये था कि कुछ एक प्लांट है, ठीक है, जैसे ऑनियन प्लांट है, ऑनियन प्लांट के अंदर स्टोमेटा का मूवमेंट हमने देखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा स्टार्च या किसी भी पॉलीसेकेराइड का जो कन्वर्जन है, ब्रेकडाउन है, हाइड्रोलिसिस है, वो सब वहां पर ऑब्जर्व नहीं किया गया। एक ये पॉइंट बन गया, ठीक है। एक और पॉइंट था कि जो ग्लूकोज है, जब हम इसको स्टडी करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, वहां पर ग्लूकोज जो है वो डिटेक्ट ही नहीं किया गया गार्ड सेल्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। फिर एक और है कि जो ब्लू लाइट है, कई बार हम बोलते हैं, आगे जब आप आगे चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ, तब हम देखेंगे कि ब्लू लाइट जो है वो भी एनहेंस करती है प्लांट की एक्टिविटीज को। वो कैसे करेगी, वो किस तरह से इफेक्टिव होगी स्टोमेटा की ओपनिंग में, उस कॉन्सेप्ट को भी इन थ्योरीज ने, इन हाइपोथेसिस ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया है इन कॉन्सेप्ट को, इसलिए इन दोनों हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज कर दिया गया। और फाइनली हमारे पास जो थ्योरी आई, जो कॉन्सेप्ट आया, वो था पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। ये वो थ्योरी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टोमेटल मोमेंट के लिए, जो एग्जाम्स में हर बार पूछी भी जाती है, 7.5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, या फिर हाफ में डिवाइड करके सेक्शन में भी आ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।